के एकता राष्ट्रीयता जे किताब के विमोचन है वही विमोचन के लग हम सब जनकपुर के सीता सदन होटल से वही होटल के आगू में से यानी कि हॉल के बाहर में हॉल में कहीं हॉलों के दृश्य देखा वक्ता सबके दृश्य से सुना वो भी अपने में समाहित करने जैसा ही है। उसके अगर ऊपर जाए तो इंटीग्रेशन एकता निर्माण जिसको कहते हैं, इसमें कम से कम थोड़ी सी आपकी पहचान को रहने दिया जाएगा, खास करके सांस्कृतिक, मगर भाषा अर्थनीति और राजनीति में सबको एक तरह बनाना पड़ेगा। ऊपर जाए तो संहिता की बात आती है, फेडरलाइजेशन, उसके बाद फिर कन्फेडरेशन की बात आती है। हामी चाहिँ उतातिर कस्तो छ भने हाम्रो नागरिकतामा हिन्दू लेखिदियो, हाम्रो आमा बुवा हजुरआमाहरूको नागरिकतामा हिन्दू भनेर सिधै लेखिदियो बिना सोधिकन। तर खास हेर्ने हो भने हामी चाहिँ प्रकृतिलाई नै पूजा गर्ने, हामीले खोलालाई, नदीलाई, माटोलाई, जङ्गललाई हामी पूजा गर्छौँ। अहिले यो असारको बेलामा हामी हरेरी पूजा गर्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो खेतपानी राम्रो होस् भनेर हामी त्यो उत्सवको लागि हरेरी पूजा हामी मनाउँछौँ। हामी लवाङ्गी पूजा गर्छौँ। लवाङ्गी पूजा भनेको अब आँप फलेको छ, यो आँपलाई आफ्नो समुदायको आफ्नो छरछिमेकीलाई एटलिस्ट एक एक टुक्रा भए पनि चाख्न दिन्छौँ, अनि मात्रै हामी आफू खान्छौँ। यसरी हामीले लवाङ्गी पूजा सेलिब्रेट गर्छौँ होइन। जङ्गललाई सम्मान दिनको लागि हामीले वनशक्ति भन्छौँ, वनशक्तिको पूजा गर्छौँ हामीले। पानीलाई हामीले सम्मान गर्नको लागि, खोलालाई सम्मान गर्नको लागि खुला पानी पूजा, भनेको हरेक कुराले चाहिँ हामीले प्रकृतिसँग यति धेरै नजिक रहेको हुन्छ र हामी प्रकृतिलाई पूजा गरिराखेका हुन्छौँ। तर राज्यले हामीलाई जहिले पनि हिन्दू भनेर त्यसरी चाहिँ हामीमाथि एकदमै इम्पोज गर्यो। प्रदान करने का वो एक गवर्नेंस रिकमेंडेशन शासकीय उनका है। और भाषा के मामले में जैसे मैंने शुरू में ही कहा, वो कहते हैं कि अगर हिंदी को दूसरे भाषा के रूप में नेपाल में स्वीकार कर लिया जाए, वो ये नहीं कर रहे हैं बना दिया जाए, ये तो है ही, इसको सिर्फ स्वीकार करना है। अगर गिरजा प्रसाद कोइराला आते थे तो भाषण हिंदी में देते थे, जबकि वो मैथिली भाषी क्षेत्र में उनकी पैदाइश है, अच्छी मैथिली बोलते थे, मगर वो हिंदी में भाषण देते थे। माधव नेपाल मैथिली भी बोलते हैं, बज्जिका भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, मगर भाषण मधेश में वो हिंदी में देते थे। तो ये तो वास्तविकता है, इसको स्वीकार करें या ना करें ये है। तो चाहते थे कि इसको स्वीकार किया जाए, वो उनकी सिफारिश थी। उसके साथ साथ जो आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण उनका ये रहा है कि मधेश के बारे में, तराई के बारे में ज्ञान का निर्माण के लिए काम हो, जिसको किसी ने सुना नहीं, ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं। अब मैंने खूबियाँ उस किताब की बता दी, खामियाँ भी बता दी। जो परिस्थिति बदला है उसके चलते इसका अभी महत्व कितना है और इससे आगे जाने की ज़रूरत क्या है, ये मैं 2 वाक्य में, अगर समय तो मेरा खत्म हो गया है तो 2 वाक्य में मैं कह दूँ कि सबसे पहली बात यह है, आज जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो एक युवा मित्र मिले, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर मैं अपने भाई के घर में गया तो वहाँ टेबल पर किताब मिली, वो पढ़ रहा था अभी। वो मुझे तो देखना पड़ जाता है। द वुमन हू क्लाइम्ड ट्री, अंग्रेजी में एक उपन्यास है जो कि स्मृति रविंद्र इसी क्षेत्र की अंग्रेजी में लिखा है उसने। तो फिर उसके बाद राजदेवी मंदिर में गया, वहाँ एक दूसरी बेटी मिली। वो कहती है कि मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूँ सिंसिनाटी में। फ्रेडरिक गेज ने सन 1960 में के दशक में कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसे है। तो
अब जो परिस्थिति है, इनकी आकांक्षाएं भी ज़्यादा है, इनकी चाहनाएं भी ज़्यादा है। इसको संबोधन सिर्फ इस किताब के आधार पर नहीं किया जा सकता है, इससे बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है, सन 60 के दशक तक मधेश विद्रोह को दबाना नेपाली सत्ता के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, मुश्किल होते जा रहा है। यद्यपि मधेश में पहाड़ियों की जनसंख्या तकरीबन 15 से 20% से, गेज कह रहे हैं 20 से 22%, शायद जो तथ्यांक को प्रयोग कर रहे हैं सन 1961 का, जो कि शाही सैनिक कूच के तुरंत बाद आया था, उसमें बहुत खामियां थी, जिसकी वजह से प्रतिशत आया, नहीं तो 20% से कम। आज के दिन में 50% से ज़्यादा है। तो इस क्षेत्र की जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है, उसको कैसे संबोधन किया जाए, किस किस्म से स्वशासन की बात लाई जाए। तीसरी जो पुस्तक की सबसे बड़ी खामी है, वो वेविंग रिकॉग्निशन अंग्रेजी में कहते हैं, कि हाथ हिला के वो मधेश के जनजातियों की बात तो करते हैं, मगर उनके बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। महत्वपूर्ण जनसंख्या है और जनजातियों की संस्कृति, ज्ञान, उनकी चाहनाओं को संबोधन करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है, बन गया है। तो इसके बारे में कहते हैं कि पुस्तक की सफलता होती है कि उस पुस्तक के बाद उसी के बारे में या उसको विस्तृत करके कितनी ज़्यादा बातें लिखी गई। अगर उस मापदंड से देखें तो शायद ये पुस्तक ज़्यादा सफल नहीं रही। 50 साल के बाद भी अगर किसी पुस्तक की सांदर्भिकता कायम है, तो विषय के बारे में भी उत्साहजनक बात नहीं है, विद्वानों के बारे में भी उत्साहजनक बात नहीं है। इसे बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। मगर सफलता इस हद में, जो कहीं से शुरू तो करना था, तो ये बेसलाइन स्टडी के रूप में इसका महत्व आज तक कायम है। वैसे तो कहते हैं कि अगर पृथ्वी का नक्शा बनाना हो तो पृथ्वी जितना ही बड़ा बनाना होगा, तभी सारी बातें आ पाएगी। जनकपुर का अगर आप नक्शा बनाएंगे तो वो नक्शा अगर जनकपुर जितना बड़ा हो तभी उसमें सारी बातें आएगी, नहीं तो सारी बातें तो नहीं आ सकती है। तो विद्वान लोग जो करते हैं उसको छोटा करके देखने के लिए, वो सारा समुद्र पीने की ज़रूरी नहीं है, ये देखने के लिए कि समुद्र का पानी खारा होता है। तो इस किस्म से इस पुस्तक का जो महत्व है वो कायम है। कहने की से बहुत बातें थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय ले लिया है मैंने, इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अलविदा चाहूँगा। मेरी बातें आप लोगों ने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।